हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का मैथ्स का डीओई का क्वेश्चन पेपर है ये 23-24 सेशन के लिए। तो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसे अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सेक्शन ए और बी पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो पे आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मैं डाल दूँगी। अब हम सेक्शन बी के जो एक दो क्वेश्चन बचे हुए उनको करेंगे और सेक्शन सी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए प्रीवियस वीडियोस में, चेक कर लेना। क्वेश्चन 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ देखो मत, कॉपी पेन लेके से खुद अपने आप ट्राई करो। पहले एक बार देख लो, फिर अपने आप करो इसे कोशिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपकी एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर में से, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इसे कैसे प्रूव करना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले कोई भी थ्योरम होती है उसके लिए आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद गिवन लिखोगे और प्रूफ लिखोगे, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखोगे एंड लास्ट में उसको प्रूफ करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या बोला है, एक सर्कल तो बोला ही है, तो एक सर्कल बना दिया हमने, उसमें दो कॉर्ड बना दिया, एक ये बना दी, एक ये, ठीक है। और ये कॉर्ड आपको इक्वल दी है तो हमने यहाँ लिख दिया ये इक्वल कॉर्ड्स है। तो गिवन क्या क्या है, सर्कल जिसका सेंटर हुआ है, रेडियस आर है एंड ए बी सी डी कॉर्ड्स है सच दैट ए बी इक्वल टू सी डी है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड एंगल सेंटर के साथ बनाती है, देखो ये कॉर्ड है तो ये एंगल सेंटर के साथ ये वाला बनाएगी ए ओ बी, और ये वाली कॉर्ड सी ओ डी एंगल बनाएगी। तो ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस तो ये दो ट्राइंगल जो बने हैं आपके ना, इनको कॉन्ग्रेंट कर देना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देना, सबको ज्वाइन कर दिया हमने, ए ओ को, बी ओ को, सी ओ को, डी ओ को, ठीक है। तो ये थ्योरम के स्टेप्स होते हैं, आपको याद रखने हैं। अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई दो चीज़ इक्वल करनी हो कोई दो ट्राइंगल्स में तो आपको कॉन्ग्रेंसी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, देखो ए क्या है सर्कल पे है और ओ कहाँ है सेंटर पे। ए ओ क्या होती है, रेडियस। तो इधर वाले ट्राइंगल का ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस के बराबर कर सकते हो, वैसे तो इसके भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इस वाले को इसके इक्वल कर दिया, दोनों रेडियस ही है तो ए ओ ओ डी के इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का ओ बी इस ट्राइंगल के ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए ओ को ओ डी के इक्वल, बी ओ को ओ सी, रेडियस इक्वल होती है ना। एक आपको दिया ही हुआ है, उस ट्राइंगल का ए बी इस दूसरे ट्राइंगल के सी डी के इक्वल है, इसकी इस ट्राइंगल का ए बी सी डी के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, है ना। कॉर्ड इक्वल दी हुई है तो हमने इक्वल कर दी, गिवन है ये। अब जब भी कोई दो ट्राइंगल में कोई तीन जो साइड है, चाहे दो साइड एक एंगल है, इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो सबको आता होगा, है ना। अब देखो मैंने क्या किया है, अगर इसको इसके इक्वल किया है तो इस पर एक एक कट लगा दिया, सिंगल कट, यानी ये इसके इक्वल है। और ये इसके इक्वल किया है तो इसमें डबल कट लगा दिए। अब इसको अगर मैं नेमिंग कैसे कर रही हूँ, ए ओ बी से, तो इसको मैंने फर्स्ट से सेकंड पे रोटेट किया ना ऐसे करके, सेम ऐसे ही इसको भी सेकंड से फर्स्ट नहीं करना, इसको भी फर्स्ट से सेकंड कट पे रोटेट करो, डी ओ सी, ठीक है। तो जैसे आपने इसको इसके इक्वल किया था तो इस पर कट लगाना है, इसको इसके इक्वल किया तो इस पर डबल कट लगा दिया। इसको रोटेशन कैसे दिया, ए ओ बी, यानी यहाँ से यहाँ पे रोटेट किया, तो इसको भी यहाँ से यहाँ पे रोटेट करके नाम लिखो डी ओ सी। तो जब भी दो ट्राइंगल आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो आपको नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है। तो इसका ए ओ बी बन रहा है तो इसका डी ओ सी बन रहा है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, साइड 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 से तीनों साइड इक्वल है ना, तो यानी कि इसका भी एंगल ओ बीच में आ रहा है और इसका एंगल ओ भी, तो इसका ओ के साथ ओ ही कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, तो इसका ए ओ बी एंगल डी ओ सी के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके ओ के कॉरस्पॉन्डिंग तो ओ ही बन रहा है ना, ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी बन रहा है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी, तो हमें तो ओ वाला लेना था, तो हमें ए ओ बी डी ओ सी के इक्वल कर दिया, प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। आई होप समझ आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली एक्सपेंडिचर दिया 10 फैमिलीज़ का, ये आपको 10 फैमिलीज़ के एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल का इनका यूज़ करना है। तो जो जो क्लास इंटरवल यूज़ करनी है उसको हम पहले वर्टिकल अरेंज करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल में दिए ना, आपको वर्टिकली अरेंज करनी है।
तो हमने इसको वर्टिकली अरेंज कर लेना है ऐसे करके क्लास इंटरवल्स को। अब जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा आपको टेली मार्क्स बनाने होंगे और फ्रीक्वेंसी या नंबर बनाने होंगे कि ये इस वाले इंटरवल पे कितने कितने फैमिलीज़ आ रही है, इधर वाले इंटरवल में कितनी फैमिलीज़ आ रही है ना। तो टेली मार्क्स बनाने के लिए आप ये नहीं कि पहले 100 से 120 के बीच में नंबर्स ढूंढने लग जाओगे, वो उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप ना एक एक नंबर करके चेक करो किस वाले में आ रहा है ये। तो यहाँ पे देखो 145 है ना सबसे पहले, तो 145 आपका किस वाले में आएगा, 145 जो है ये 145 आपका इस वाले इंटरवल में आ रहा था। एक टेली मार्क्स ऐसे कर दिया स्लैंट सा, ठीक है। एक एक करके आपको करना है। फिर ये 115 किस पे आ रहा है, देखो 115 ये वाला इसके बीच में आएगा ना, तो 115 आपने यहाँ लगा दिया। उसके बाद 129 किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। 135 किसके अंदर आएगा, 135 BC में ही आएगा, तो दूसरा टेली मार्क्स। फिर 139 देखो ये किस पे आएगा, ये BC वाले में आएगा। 158 ये इसके अंदर आएगा। 170 देखो 170 वाले तो हाँ 170 तो इसके अंदर आएगा। इसके बाद 170 के बाद क्या है 175, तो 175 आपका किस में आएगा, 175 BC में ही आएगा स्पेस सेकेंड। सर 188 आपका इसमें आ जाएगा। और 163 इसमें तो नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको एक एक करके ना साथ साथ टेली मार्क्स लगाते जाने हैं। अब अगर एक इस वाले के लिए अलग ढूंढोगे, इस वाले के लिए अलग ढूंढोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें इनको एक एक करके देखना है किस में आएंगे। मान लो किसी में 160 होता, अगर यहाँ होता 160 तो 160 में यहाँ रखती कि यहाँ रखती, 160 हम यहाँ नहीं रखते, इसमें रखते, क्योंकि जब ये वाला क्लास इंटरवल है ना तो इसमें ये जो लास्ट वाला अब लिमिट होता है ये इंक्लूड नहीं होता। तो अगर 160 आपका यहाँ लिखा होता ना कहीं, तो आपको इसमें इससे कन्फ्यूज़न होती कि यहाँ रखेगी यहाँ, तो यहाँ वाले में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में है, जहाँ पे शुरू में होगा वहाँ पे, यानी 160 होता तो यहाँ पे हम लाइन लगा दे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब आपको ये टेली मार्क्स के हिसाब से फ्रिक्वेंसी या नंबर लिख देने हैं। देखो एक टेली मार्क है तो एक नंबर आ जाएगा, 3 टेली मार्क्स आए तो 3 आ जाएगा, 2 तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, और 1 है तो 1। अब इसे आप काउंट भी कर लो, 4 2 6 3 9 और 1 10। 10 ही फैमिलीज़ बोली थी ना आपको क्वेश्चन में, आपको 10 फैमिलीज़ बोली है ना, हाँ 10 फैमिलीज़ बोली, तो यानी कि ये टोटल 10 आना चाहिए आपका। तो यहाँ से आपको अगर ये गलत हो रहा है तो आपको दोबारा से देखना पड़ेगा ये, ठीक है। अब कई बार क्या होता है यहाँ पर टेली मार्क्स में ना 4 भी आ जाता है और फिर 5 लाना होता है। तो अगर 4 लाइन्स आ चुकी होगी ना तो 5 लाइन में आपको ऐसे कट लगाना चाहिए। तो ये तो 7th 8th से ही आप सीखते आ रहे हो। तो 4 जब आ जाए तो 5 पे लाइन नहीं लगानी, कट लगाना, फिर 6 होगा तो फिर ऐसे लगाना है। वो तो यहाँ पे आया नहीं है इसलिए। क्लियर हो गए डाउट्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको आपको अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आ जाते हैं। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा कुछ बच्चों के अगर प्री बोर्ड चल रहे हैं 9th क्लास के लिए तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसे आना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ देख के नहीं, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अभी तक आप सिंपल क्या करते थे, नीचे 2 टर्म्स होती थी 9 + √5, तो सिंपल आप कर लेते थे 9 - √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, है ना। बट यहाँ पे 3 टर्म्स है नीचे, तो यहाँ पे रेशनलाइज 3 टर्म्स जब नीचे होती है तो कैसे रेशनलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 3 टर्म्स है ना नीचे, तो आपको क्या करना है, किसी 2 टर्म्स को एक साथ ले लेना और इसको अलग ले लेना। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, करके भी देख लेना, चाहे आप इसको अलग ले लेते और इसको एक साथ ले लेते, ठीक है। तो जब इसको एक साथ लेते, इसको ऐसे करते, तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस यहाँ पे लिख देते। बट अभी मैंने शुरुआत में 2 ले लिया और बाद में 1 ले लिया, तो मेरे को ये ए और ये बी है, तो a + b है, तो यहाँ पे a - b लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लेते तो यहाँ पे a प्लस ये b पूरा होता, तो ये a + b, तो ये a - b होता, ठीक है। तब आप यहाँ लिख देते। फिलहाल मैं इस तरीके से कर रही हूँ, इसको करके देख लेना आप इस तरीके से भी चाहे। तो ये a है पूरा और ये b है, तो a + b में अगर प्लस में है तो यहाँ पे मैं a - b में लेती हूँ। रेशनलाइज में ऐसे ही करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी सेम टू सेम नीचे वही लेना है। ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा आइडेंटिटी बन जाए a + b और a - b की।
ए प्लस बी और ए माइनस बी की क्या होती है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर, ये पूरा ए है ना, ए का ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम ऐसे रेशनलाइज करते हैं। तो ये ए का स्क्वायर यानी ए ये पूरा है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, माइनस बी क्या ये है तो इसका स्क्वायर। अब ये तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर। अब ये एज इट इज़, क्योंकि ये √5 √6 से प्लस माइनस नहीं होगा, 9 नंबर से, सारे अनलाइक टर्म्स हैं। अब इसको आइडेंटिटी से खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 इंटू ए क्या है इंटू बी, और साथ में यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, अगर माइनस होता तो माइनस 2ab होता। और यहाँ पे √6 को 2 बार खोलोगे तो √6 को जब 2 बार खोलते हैं तो रूट जब 2 बार होता है ना सेम नंबर पे, तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब 9 स्क्वायर तो 81 होता है, √5 को भी 2 बार खोलोगे तो 5 आ जाएगा रूट से बाहर, 2 9 18। ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा बट रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर है और ये रूट है। ठीक है, तो ये 2 9 18 और √5 एज इट इज़ रहेगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे करना चाहिए नंबर को नंबर से, और रूट है तो ये बस इसके साथ लिख दो बट अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। सेम पे रूट 2 बार है तो रूट से बाहर आ जाएगा, इस पर भी 2 बार रूट था तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स है 81 5 और -6, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 85 81 और 5 86, -6 करो 80 हो जाएगा, है ना, पहले प्लस प्लस 86 और फिर -6 तो 80 हो जाएगा, एंड साथ में ये एज इट इज़ रहेगा, तो 80 + 18 √5 आ जाएगा, और ऊपर तो एज इट इज़। अब देखो अब ये 2 टर्म बन गई है ना, जब भी ये 3 टर्म वाला आएगा ना तो ये 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, एक बार एस यहाँ पे। अब जब इसमें 2 टर्म आ जाएगी फिर से, अभी रूट हटा तो नहीं है ना आपका, अगर रूट नहीं हटा तो आपको एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर में रूट हटेगा नहीं तब तक आपको रेशनलाइज बार बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब 2 टर्म आ गई ना a + b, तो आपको क्या करना है, जब 2 टर्म आ जाए a + b, तो मैंने क्या कहा है प्लस है तो यहाँ पे a - b लेते हैं, तो सेम यही नंबर प्लस कीजिए माइनस ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो ऊपर 1 नहीं है, अब कि यार ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a - b, क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कि यार a 80 है, 80 पे स्क्वायर, माइनस b क्या 18 √5 उस पे स्क्वायर। और ये पूरा इस पूरे से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो 3 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 1 2 ही तो है, ये तो एक खट्टा मानी जाएगी ना, यहाँ कोई अंदर साइन थोड़ी ना है, ये मल्टीप्लाई में एक ही टर्म मानी जाएगी, तो यहाँ 2 टर्म है और यहाँ 3 टर्म है। तो पहले इसको 9 को इससे भी मल्टीप्लाई करो फिर इससे, तो ऐसे करके करो, इसको पहले इससे किया तो 720, फिर 9 को 18 √5 से करो, तो 9 18 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बट √5 से नहीं होगा, तो 9 18 जा 162 और √5 एज इट इज़। अब प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो 9 की तो हो गई दोनों से। अभी √5 की भी कर लो, √5 को पहले 80 से करो, 80 इसके अंदर मल्टीप्लाई तो होगा नहीं क्योंकि ये रूट है, तो 80 √5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर √5 18 √5 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 18 से तो ये आगे कितना है 1 है, 18 1 18 तो आ जाएगा क्योंकि नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, और रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो √5 से मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगा, है ना। तो √5 को जब 18 √5 से करोगे मल्टीप्लाई तो नंबर तो सिर्फ नंबर से होगा, आगे नंबर 1 है तो 18 1 18, बट ये रूट से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √5 मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगा, और 18 5 का कितना हो जाएगा 90। अब इसमें भी ध्यान रखना, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस लग गया, और ये प्लस और ये माइनस है तो ये माइनस लगेगा यहाँ पे। तो समझ आ रहा है ना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को रूट से, और सेम रूट है तो रूट हट जाएगा और फिर आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम ऐसी √6 की टर्न आएगी, √6 पहले 80 से मल्टीप्लाई होगा, ये रूट है ये विदाउट रूट है तो ये अंदर तो जा नहीं सकते मल्टीप्लाई में, तो ये एज इट इज़ रहेंगे 80 और √6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा। फिर √6 इससे होगा, अब देखो ये रूट है और ये भी रूट है, तो रूट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी √30, लेकिन 18 के आगे यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 1 है तो ये 18 तो 1 से होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो साइन भी ध्यान रखने हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, अब आपको नीचे तो समझ ही आ गया होगा, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना, 80 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 80 का स्क्वायर मतलब 80 को 80 से मल्टीप्लाई, तो 6400। फिर ऐसे 18 √5 को 18 √5 से मल्टीप्लाई करो, तो अभी मैंने आपको सिखाया 18 √5 को जब मैं 18 √5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई करना, 18 को 18 से, जब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 324 आ जाएगा, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, √5 5 हो जाएगा और इंटू कर देना लास्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 1620।
तो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, और ये इससे प्लस माइनस हो जाएगा नंबर से, तो ये आ गया। √5 से होगा प्लस माइनस, तो देखो √5 से प्लस माइनस होगा तो √5 तो एक ही बार आएगा, लेकिन ये इस आगे वाले से माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस और साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो ये। √6 वाला कोई टर्म ही नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेगा, ये भी वाला कोई टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज़ रहेगा, और माइनस ये कर दिया। अब यहाँ सब में से 2 बाहर कॉमन ले लो, अभी आप काट नहीं सकते हो क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इनमें से सब में से 2 बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर इसको 2 से डिवाइड करके देखो क्या बचेगा, इसको करो, ये बचेगा इसको। अब ये 2 से ये कट सकता है क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा 2 से, तो ये नीचे 2390 आ जाएगा, तो नीचे से रूट हट गया ना, यानी यही आपका आंसर है, रेशनलाइज हो गया। तो ये फाइनल आंसर आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इट इज़ गिवन दैट XYZ 64 है, XY को प्रोड्यूस करना है पॉइंट P तक, ड्रॉ करना है फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर रे YQ बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, तो XYQ और रिफ्लेक्स QYP आपको निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका NCERT से ही है, बट देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। सबसे पहले आपको XYZ एंगल दिया हुआ है, तो आपको XYZ एंगल 64 दिया है, ये बना लिया आपने, ठीक, XYZ, तो ये बना लेना है। XYZ हमने बना लिया, ठीक है, X Y और Z, Y XYZ Y बीच में ना, तो Y के अंदर एंगल 64 बनना चाहिए। तो जो बीच में होता है ना, XYZ दिया है तो Y बीच में, तो Y पे बनना चाहिए एंगल। अब XY को इन्होंने कहा है कि प्रोड्यूस किया, XY ये है, इसको हमने बढ़ा दिया, P तक बढ़ा दिया इसको ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके बढ़ाना है। उसके बाद बोला कि YQ, Y से Y यहाँ पे है ना, तो YQ इस PYZ को बाइसेक्ट कर रही है, तो Y से YQ बनाना है, YQ, ठीक है, ये YQ ये इस तरीके से बनाना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी ये यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा ये इक्वल है। जब भी कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है तो जो 2 एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दे दो उसको नाम, तो ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बनाना है। तो अब आपको XYZ 64 दिया है और आपको ये बाइसेक्ट बोला है YQ, तो एंगल 1 2 के बराबर है, दोनों को M मान लो। अब क्यों, क्योंकि रीज़न ले लेना, YQ बाइसेक्ट कर रहे हैं इस PYZ को। ओके, अब आपको दिख रहा है ये, आपको ये दोनों एंगल निकालने को बोला है क्वेश्चन में, तो आपको, बल्कि दोनों एंगल डायरेक्ट नहीं बोला, आपको बोला ये पूरा एंगल निकालो, ये XYQ, तो XYQ किससे बना, इससे और इससे, तो यानी इनडायरेक्ट वे में मुझे ये 2 एंगल निकालने पड़ेंगे, तो इन दोनों को मैंने M मान लिया क्योंकि इक्वल है। अब मेरे को दिख रहा है ये पूरी XP जो है ये एक लाइन ही तो बन रही है, तो XP एक लाइन है। अब लाइन में क्या होता है, ये जितने भी एंगल होते हैं एक लाइन के अंदर, वो सम, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल 1 और 2 को हमने सेम इक्वल माना है, तो MM मान लिया, तो MM 2M तो यहीं रहेगा, ये नंबर के पास चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस करो इतना आ गया, 2M से 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कर दो तो ये 58 आ गया। M 58 का मतलब एंगल 1 और 2 दोनों 58 आ जाएंगे, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 दोनों आ गए आपके पास 58। लेकिन आपको एंगल 1 2 नहीं बोला क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको बोला XYQ, देखो XYQ निकालना है, तो XYQ खुद सोचो किससे बना, एक किससे और एक इस एंगल से, दोनों को प्लस करना है आपको, तो 64 प्लस एंगल 2 हमारा M था, तो M कितना आया 58, प्लस करके ये इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको रिफ्लेक्स QYP बोला है, QYP देखो कहाँ है, QYP तो मैंने निकाल लिया, एंगल 1 के बराबर था, वो M था, बट आपको QYP नहीं बोला, आपको रिफ्लेक्स बोला है इसका QYP का। तो पहले QYP हमें पता चल गया एंगल 158 है, फिर मेरे को इसका रिफ्लेक्स निकालना है। कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो ना, तो इस एंगल को ना आप 360 से माइनस कर दिया करो, इसका रिफ्लेक्स निकालना ना, तो इसको आप 360 से माइनस करो, तो ये 302 इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी NCERT का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको AB लाइन CD के पैरेलल बोली है। अब आपको दिख रहा है AB CD के पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी GE, और बल्कि FE भी ट्रांसवर्सल ही है, तो 2 ट्रांसवर्सल लिख रही है, ये वाली और एक ये वाली। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, अल्टरनेट एंगल इक्वल करती है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करती है ना। तो आपको एक तो ये ABCD के पैरेलल बोल दिया, तो अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो आपको ये पता है ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, लाइन के अंदर जो एंगल होते हैं, ये इधर है तो ये इधर, इस टाइप के एंगल इक्वल होते हैं लाइन के अंदर,
इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आपको एंगल GED दिया हुआ है क्वेश्चन में, GED, सोचो ये GED है, ये GED है, तो GED ये है, तो ये वाला एंगल जो इसी ट्रांसवर्सल में इधर बन रहा है वो तो GED, और इसी ट्रांसवर्सल के जो इस पैरेलल लाइन के साथ बन रहा है ये वाला, यानी ये वाला, ये ट्रांसवर्सल में इस ट्रांसवर्सल से शुरू होगा और यहाँ पे पैरेलल तक खत्म होगा, तो ये वाला एंगल इस पूरे इस ट्रांसवर्सल से शुरू और इस पैरेलल तक खत्म, तो ये अल्टरनेटिव तो बन रहे हैं, तो AGE मेरा कैसे आ जाएगा GED के इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने GE ट्रांसवर्सल लाइन ली है। उसके अलावा आपको बोला है परपेंडिकुलर FE, यानी ये 90 का बना रहा है FED, तो आपको निकालना कौन सा वाला है, एक तो आपको AGE निकालना था वो तो निकल गया, GEF निकालना, GEF, तो देखो GEF कैसे निकलेगा, पूरी GED निकल चुकी है ना, अगर मैं GEF निकालना चाहती हूँ तो इस GED में से ये 90 माइनस कर दो, तो GEF निकालना है अगर आपको, ये GEF, तो ये किसकी हेल्प से निकलेगा, ये आपका इस 126 की हेल्प से निकलेगा। अगर मैं पूरे 126 में से ये 90 हटा दूंगी तो मेरा ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा, तो GEF कैसे निकलेगा, पूरी GED में से FED माइनस करके, GED में निकाल चुकी हूँ उसमें से 90 माइनस कर दो तो 36 डिग्री आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है एंगल FGE। अब की बार आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो ये आप चाहो तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, क्योंकि ये मेरे को पता है 90 है ये वाला, अगर ये 90 है तो अल्टरनेट करके ये भी 90 हो जाएगा, और ये मैं निकाल चुकी हूँ अभी 36, तो ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, इन दोनों को 180 से माइनस कर दो, या फिर आप इसको लीनियर से भी निकाल सकते हो। आपको ये दिख गया ना 126 आ गया, तो ये वाला एंगल कैसे बनेगा, ये दोनों लीनियर नहीं बना रहे, लीनियर पेयर, तो ये 126 प्लस ये निकालना है आपको FGE, ऐसे भी निकाल सकते थे आप छोटा तरीके से, 180 की लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो FGE कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126, तो ये आ जाएगा 54, ठीक है, ऐसे भी निकल सकता था लीनियर पेयर की हेल्प से। तो आपको ये आसान लग रहा है तो इससे, नहीं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा दो ट्राइंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही ईजी है, इतनी बार करा रखा है क्वेश्चन मैंने, तो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन की वीडियोस को ज़रूर देख लो, 9th क्लास की फाइनल एग्जाम की भी और आपको सैम्पल पेपर्स की भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर भी आप कर लोगे ना प्लेलिस्ट के, तो आपके फाइनल एग्जाम में मतलब 90+ आ ही जाएंगे, इवन 100 भी आ सकते हैं, 100%, बट 90+ तो आ ही जाएंगे। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 357 एंड इट्स पैरामीटर 300 मीटर, फाइंड करना है एरिया। तो आपको ट्राइंगुलर प्लॉट का रेशियो दिया है साइड्स का, साइड्स नहीं दिए, ये 357 साइड्स नहीं है, ये रेशियो है, तो जब भी 3 साइड्स का रेशियो दिया हो और साथ में उनका पैरामीटर दिया हो तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको पैरीमीटर का मतलब पता है ना कैसे निकलता है, किसी भी साइड ट्राइंगल का पैरीमीटर, उनकी तीनों साइड्स को आप प्लस कर दो, बट आपको साइड नहीं दी थी, आपको साइड्स के रेशो दिए थे। जब भी आपको साइड्स के रेशो दिए होते हैं तो आप क्या करते हो, या एंगल्स के रेशो भी दिए हो तो आप इनके पीछे x लगा देते हो, ये तो सबको पता है ना, जिससे ये साइड आ जाती है, ये एक साइड आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, तो 3x 5x 7x। अब आपको पैरीमीटर दिया है क्वेश्चन में 300 और साइड आपको डायरेक्ट नहीं दी बट रेशो वाइज दी थी, तो मैंने इनको लेंथ वाइज निकाला 3x 5x 7x। अब ये टोटल करोगे तो 15x हो जाएगा। अब x निकाल लो, अब यहाँ से 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 20 पे, तो x की वैल्यू 20 आ गई। जब x की वैल्यू आ जाए तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तीनों में, 3 × x 3 × 20 60 आ जाएगा, 5 × x यानी x कितना 20 100 आ जाएगा, 7 × x 140, ठीक है। x निकाल के ये सबको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये अब ये आपके पास साइड आ गई। अभी तो ये रेशो दिए हुए थे, अब आपके पास साइड आ गई। अब देखो साइड आ गई 60 100 140, तो आपको जब भी आपको ट्राइंगल में तीनों साइड दी होती है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम लगाते हैं हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर समझ गए ना, पेरीमीटर को आधा कर दो। सेमी पेरीमीटर कैसे होता है, p/2। तो अगर कई बार क्वेश्चन में एक नंबर में आता है या तो सेमी दिया हो तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, या पेरीमीटर दिया है तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर का आधा कर दोगे तो सेमी आ जाएगा, और सेमी निकाल दिया हुआ है तो पेरीमीटर का डबल कर देना, सॉरी सेमी का डबल कर देना तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आता है, पेरीमीटर यानी तीनों का प्लस अपॉन 2। अब
पैरीमीटर तो हमें ऑलरेडी दे रखा था ना क्वेश्चन में, इसलिए हम प्लस कर, वैसे तो इन तीनों को प्लस करके भी रख सकते थे यहाँ पे, बट हम इतनी मेहनत क्यों करें, पैरीमीटर हमें डायरेक्ट दिया ही हुआ तो हमने 300 रख दिया अपॉन 2। अदरवाइज आपको पैरीमीटर नहीं दिया होता तो आप ये तीनों साइड का प्लस करके 2 से डिवाइड करते, तो ये सेमी पैरीमीटर आ गया 150। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एरिया निकालने के लिए, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हम हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। जब ये तब लगाते हैं जब ट्राइंगल की आपको ना तीनों साइड दी होती है, क्या पता तीनों साइड ना दी हो, फिर भी 2 दी हो और तीसरी आप पैरीमीटर की हेल्प से निकाल दो, है ना। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट साइड भी पता चल गई, सेकंड भी पता चल गई, थर्ड भी पता चल गई, और एस भी पता चल गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एस, फिर एस में से ए को माइनस करो, एस में से बी को माइनस करो, एस में से सी को, और फिर जो भी आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना होगा सबको। तो देखो एस आपका 150 है, 150 में से ए कितना था, ए आपका 60 आ गया था, उसको माइनस किया, फिर 150 में से बी को माइनस किया, 150 में से सी को माइनस किया। अब माइनस करोगे तो 150 माइनस 60 90 हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, और साथ में ये 150, और चारों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब आपको दिख रहा है ये रूट लगा हुआ है, तो रूट को आपको ये नहीं कि पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर इनका स्क्वायर रूट निकालोगे, वो तो बहुत लेंथी बढ़ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट के अंदर ना अगर कोई भी नंबर 2 बार है, प्राइम फैक्टर उसके 2 बार है, तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो हम इन सबके ना प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो 150 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3 5 या 15 और 10 से मल्टीप्लाई। वैसे तो मैं 10 के भी प्राइम फैक्टर कर सकती हूँ, बट मेरे को दिख रहा है 10 हर जगह पे आएगा, तो इसलिए मैंने 10 को एज इट इज़ रहने दिया। तो 150 के प्राइम फैक्टर क्या है, 3 5 या 15 इंटू 10। 90 के प्राइम फैक्टर 10 9 जा, और 9 के प्राइम फैक्टर कर लो, 10 को एज इट इज़ रहने दो, 3 3 जा। 50 के प्राइम फैक्टर 10 5 जा, 10 के प्राइम फैक्टर 10 ही, 10 मैंने 10 के भी कर सकती थी 2 इंटू 5 करके सबको, बट मैंने 10 को एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि 10 मुझे दिख रहा है हर जगह पे आ रहा है ना। तो आप चाहते तो इस 10 के भी प्राइम फैक्टर कर सकते थे, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 2 5 जा। तो अब मेरे को दिख रहा है 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो रूट में अगर कोई चीज़ पेयर में है, जैसे ये 10 पेयर में है ना 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ये भी पेयर में है तो ये भी 10 बाहर आ जाएगा। 3 देखो 1 2 3 बार है, 3 बार में से 2 बार तो 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दो, बट एक बार ये सिंगल बचा है, रूट के अंदर ही रह जाएगा। 5 भी 2 बार है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा एक बार, तो जितनी बार होगा उसका आधा बार बाहर आ जाएगा। 2 बार है तो एक बार, ये 4 बार था तो ये 2 बार आ गया, ये एक बार सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब बाहर वाले सारे मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 100 500 1500, और ये एज इट इज़, क्योंकि ये अंदर रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये आंसर आ जाएगा, इतना एरिया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है इस डाटा की हेल्प से। अगर वैसे तो हिस्टोग्राम बनाना सिंपल होता है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गैप जो है ना क्लास इंटरवल का बहुत डिफरेंट है। कहीं पे 1 से 2, 2 से 3, 1 1 का गैप है, फिर 2 2 का गैप है, फिर 3 3 का है, फिर 5 5 का है। तो जब ये अनइक्वल गैप होता है ना, तो इसके लिए हिस्टोग्राम बनाने का एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है। देखो कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे आपको जब भी अनइक्वल गैप आ जाए तो आपको क्या करना है, ये नंबर तो आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो मेरे को बस ये वाला जो गैप, ये क्लास इंटरवल इन्हें नीचे रखना होता और इन वाले नंबर्स को हमें यहाँ रखना होता है ना, इस साइड। बट क्योंकि ये गैप अनइक्वल है तो इसलिए मैं इनको यहाँ नहीं रखूँगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ ये जो नंबर दिए हुए ना, इनकी हेल्प से मैं लेंथ निकालूंगी, और ये जो लेंथ आएगी ना, इनको हमें वाई एक्सिस पे रखना होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा ये मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप विड्थ निकाल लो, इन क्लास इंटरवल का गैप कितना है। ठीक है, विड्थ मतलब साइज़ कितना है इनका। इसमें 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 2 का गैप है। तो विड्थ निकल गई। अब लेंथ निकालने का तरीका क्या है, तो लेंथ निकालने का तरीका क्या है, ये जो नंबर दिया है ना, इसको विड्थ से डिवाइड कर दो। तो लेंथ निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपको नंबर या फ्रीक्वेंसी दी थी उसको विड्थ से डिवाइड करना होता है, और फिर जो मिनिमम विड्थ होती है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले तो आप इसको इससे डिवाइड करो, सिंपल, सबको इससे डिवाइड करो। 5/1, 3/1, 6/2, 12/2, 9/3, 10/5, 4 × 2, 4/2। फिर उसके बाद ना मिनिमम विड्थ कितनी है इसमें, सबसे कम विड्थ वाला कौन सा था, ये 1 था ना। तो किसी किसी में मिनिमम विड्थ 1 होगी, किसी में क्या पता 2 हो, बट यहाँ पे 1 है सबसे मिनिमम विड्थ, सबसे कम विड्थ 1 है। तो 1 से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना लेंथ निकालने का। तो पहले तो डिवाइड करो, 5 आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई। 3/1 3 × 1, 6/2 3 होता है, फिर 1 से मल्टीप्लाई। 12/2 6 होता है, 12 से 2 को डिवाइड करोगे तो पहले इसको से डिवाइड करो, और फिर मिनिमम जो भी इनमें मिनिमम होगा
1 है यहाँ पे, तो 12/2 6 हो जाएगा, 9/3 3 हो जाएगा, 10/5 2 हो जाएगा, 4/2 2, 2 × 1 2। तो ये ऐसे करके निकल जाएगा। अब आपको ये वाई एक्सिस पे नहीं रखना, ये रखना पड़ेगा। तो जब भी आपको दिखे ये अनइक्वल है, अगर इक्वल होते सारे गैप तब तो यही वाला, तब तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ ये वाले नंबर यहाँ रख देते और ये वाला यहाँ रख देते। अभी आपको ये वाला तो यहीं रखना है, बट ये वाला जो आया है वो आपको इस साइड रखना पड़ेगा, यानी इनका आप कोई काम नहीं है। इसका काम बस ये था कि इसको इससे आपने डिवाइड करके ये निकाल लिया। ठीक है, देखो ये बनेगा कैसे। तो देखो आपने ये जो एजेस दी हुई थी क्लास इंटरवल में, ये एजेस इनको तो एक्स एक्सिस पे लगा देना है। एजेस क्या है, ये है ना क्लास इंटरवल वाला। तो यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक है, 17 तक है। तो 1 से 17 बनाने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो आप 2 का गैप ले लो। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल को आपको यहाँ लेना है, और जो वैसे तो ये लेना होता था बट यहाँ पे हमें ये लेना पड़ेगा। तो ये जो है 2 से लेके कहाँ तक आया, 6 तक आया है, तो ये आपको वाई एक्सिस पे लेना है। तो 2 से 6 तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 1 1 का गैप ले लो। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपने इस साइड ले ली, क्लास इंटरवल में एजेस थे वो इधर ले लिए। अब आपको देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या है आपका 1 से 2, 1 से 2 पे कितना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। 1 से 2 पे 5 आया, तो 1 से 2, देखो ये तो 0 से 2 है ना, 1 यानी कहीं यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो 1 से 2 पे कितना है 5, 1 से 2 पे 5 का बॉक्स बनाओगे। 1 से स्केल से बनाना है ये सारी चीज़ें आप। 1 से 2 पे 1 से 2 पे 5 तक का बॉक्स ऐसे बन जाएगा। फिर 2 से लेके कहाँ पे है क्वेश्चन में, 2 से 3 पे कितने का है, 2 से 3 पे आपका 3 का है। तो 2 से 3 कहाँ पे आएगा, 2 से 4 के बीच में 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। 2 से 3 ये वाला बॉक्स बनेगा कितने का, 3 का। यानी ये बॉक्स ना जो बनेंगे ये मतलब बिल्कुल जुड़ जुड़ के बनते हैं। बार ग्राफ होता है तो गैप छूटता है, बट यहाँ क्योंकि क्लास इंटरवल का यूज़ कर रहे हो तो गैप नहीं छूटेगा, इकट्ठे बनेंगे ये बॉक्स सारे। अब 1 से 2 पे 5 का था, और 2 से 3 पे 3 का। फिर 3 से लेके कहाँ तक का दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 3 से 5 तक का दिया हुआ है, वो कितना है, 3 से 5 में आपको 3 दिया हुआ है। तो 3 से 5 देखो कहाँ है, 3 4 5 यहाँ पे कहीं अंदर होगा 4 और 6 के। तो 3 से 5 में 2 वाले बनाने, ये यहाँ से यहाँ तक। इस पर कितना है, ये भी 3 है, तो ये भी 3 है, यानी ये भी यहीं से 3 यहाँ पे 3 से, यानी ये, बट इसका गैप थोड़ा, ये थोड़ा विड्थ ज़्यादा हो जाएगी इस वाले की। ठीक है, उसके बाद 5 से कहाँ पे है नेक्स्ट वाला, 5 से 7 पे है। 5 से 7 पे आपका कितना है, 6 है। 5 से 7 पे 6 है, तो 5 से 7 कहाँ पे, 5 6, ये 7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 6 और 8 के बीच में। 5 से 7 पे 6 है, यानी कि इसका जो स्केल है थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ तक 6 तक जाएगा, और फिर ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो स्केल से बनाना है सफाई से। उसके बाद नेक्स्ट आपका 7 से 10 है। 7 से 10 पे कितना है, 3 है। 7 ये है, 8 ये, 9 यहाँ पे आएगा। 9 लिखने की क्या जरूरत है, 7 से 10 पूरा यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स लेना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 से 10 का। इस पर कितना दिया हुआ है, 6 तो हो गया। 7 से 10 पे 3 है, 3 यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा। पेंसिल से बनाना है इसे सफाई से। तो ये यहाँ से शुरू होकर ऐसे बॉक्स बन जाएगा 7 से 10 का। फिर 10 से कहाँ तक था, 15 तक था शायद, 15 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आपका 10 से 15 पे 2 का है। तो 10 से 15 तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ना, 14 और 16 के बीच में आएगा 15। तो यानी यहाँ से यहाँ तक, और 2 का डब्बा बनाना है, 2 का बॉक्स मतलब 2 तक की, ये 2 तक का स्केल से ऐसे करें। तो देखो ये वाला कितना विड्थ ज़्यादा आ जाएगी इसकी। जब अनइक्वल वाले होते हैं ना क्लास इंटरवल, तो ये कोई विड्थ छोटी वाला हिस्टोग्राम बनता है, किसी में बड़ा विड्थ, और इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा। इसलिए हमें इसके लिए ये वाले नंबर दोबारा निकालने होते हैं। तो 10 से 15 में, 10 से 16 पे नहीं, सॉरी ये नहीं, 10 से 15 पे ये वाला। तो पेंसिल से बनाना ताकि इरेज कर सको आप इसे। 10 से 15 पे इतनी विड्थ का बन जाएगा ये वाला। इसके बाद 15 से 17 यहाँ पे है, 16 और 18 के बीच में। 15 से 17 पे कितना बनेगा आपका, 2 का। तो ये भी 2 का ही बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ये तो ऐसे करके ये आपको बनाना है, इसे इरेज कर देना। ठीक है, तो ये आपका
अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम है। किस किस को ये समझ आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे करके ये आपको बना लेना है, ठीक है, और ऐसे करके आपको ये निकालने आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट 3 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2x + y = 7 के लिए आपको 3 सोल्यूशंस निकालने हैं। तो इक्वेशन आपको दी है, इसके 3 सोल्यूशन कैसे निकलते हैं। तो इसके लिए जब भी आपको किसी इक्वेशन से सोल्यूशंस निकालने होते हैं तो या तो आप x को इधर रखो, y को उधर ले जाओ, या फिर y को इधर रखो, x को वहाँ ले जाओ। यानी कि क्वेश्चन को या तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y ला सकते हो, क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में यही आ जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y, या फिर y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, y को इन टर्म्स ऑफ x निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि y बिल्कुल सिंगल था ना, इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं था, तो मैंने इसलिए y को इन टर्म्स ऑफ x निकाला, यानी ये वाला निकाला है मैंने। y को इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो y को यहीं रखेंगे, x को उधर भेज देंगे, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस। और अगर x को निकालती इन टर्म्स ऑफ y तो कैसे करती, तब मैं x वाली टर्म को यहीं रहने देती, इस y को इधर ले जाती, तो 7 अपनी जगह पे प्लस y है तो इधर माइनस हो जाता। फिर x के साथ ये जो 2 होता ना, इसको भी वहाँ ले जाते, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाता, तो ये x इन टर्म्स ऑफ y आ जाता। तो चाहे आप y इन टर्म्स ऑफ x ले आओ, चाहे x इन टर्म्स ऑफ y, बट अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल ही दिया x को इन टर्म्स ऑफ y लाओ तो ये करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ ये करना पड़ेगा। अब मैंने क्योंकि y सिंगल था इसलिए मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x ले आई। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ इस साइड x है ना, तो मैं x को पुट करूँगी अलग अलग वैल्यू और y निकालूंगी, तो x यहाँ जो यहाँ होगा उधर उसको पुट करना चाहिए। तो पुट x एक बार मैंने 0 रखा, तो 7 एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, x की जगह 0 रख दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और फिर 7 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर मैंने x की जगह 1 रखा, इसमें रखना है, इसमें x 7 एज इट इज़ माइनस 2, x की जगह कितना रखा 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, और फिर 7 से माइनस करो, फिर साइन लास्ट में साइन देख लेना, ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा इसका। फिर x 2 रखो इसी वाले में, x की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई किया, और फिर 7 में से माइनस किया तो 3 आएगा। इसमें बड़ा साइन इसका है तो इसके लिए प्लस का आएगा, तो साइन भी लास्ट में ज़रूर बोलना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये बड़ा होता है, मतलब जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, तो लास्ट में साइन ज़रूर बोला करो, किस चीज़ का साइन, जो नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे ये टेबल सा बना लो, इसके लिए x की वैल्यू जब 0 थी तो y कितना आया था 7, x की 0 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू x की थी तो y 5 आया था आपका उस टाइम, और जब x 2 रखा था आपने तो y 3 आया था आपका। तो ये इसके 3 सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को x की टर्म्स से करो, तो y पुट करना, तो x निकाल के देखो कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है, x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x - y - z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको x + y + z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आनी चाहिए करनी, तो देखो कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले x + y + z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली है। इसकी आइडेंटिटी याद रखना, x² + y² + z² होता है, फिर 2xy प्लस का, फिर 2yz, फिर प्लस 2xz, क्योंकि ये सारे प्लस के ना तो सब में प्लस का साइन आ गया। फिर माइनस है तो इसलिए इस वाले को खोलो बट ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये बाहर माइनस है ना तो अंदर के साइन बाद में चेंज हो जाएंगे। तो इसको भी आइडेंटिटी यही वाली आइडेंटिटी से खोल दो बस, x² y² z², 2xy 2yz 2zx। बस ध्यान रखना ये इसमें जो माइनस वाले हैं ना, ये y माइनस वाला है और z माइनस वाला है, तो इनको ना अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन लगा दो माइनस के, जहाँ जाइए 2xy है तो y पे माइनस, 2yz आया तो y पे माइनस और z पे भी माइनस, फिर 2zx आया तो z वाला माइनस। तो सेम यही आइडेंटिटी लगा दो, बस जो माइनस की टर्म्स है उनको ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देना, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जब ये स्क्वायर होता है ना, तो भले ही ये माइनस ही क्यों ना हो, बट ये स्क्वायर में है तो ये प्लस में ही आते हैं, तो y² भी प्लस में ही आएगा आपका, और z² भी प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर में है। बट ये क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए ये प्लस के थे ना, बट ये सारे माइनस के हो जाएंगे। आइडेंटिटी में ये तीनों प्लस के ही आएंगे, बट बाहर माइनस है क्योंकि, तो इसलिए ये तीनों माइनस हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो 2xy माइनस का आ रहा है ना, एक माइनस है, 2xy माइनस का आ रहा है, बट बाहर माइनस है तो इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। 2yz में दो माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस होगा बट बाहर क्या है माइनस का साइन, तो इसलिए माइनस लग जाएगा। ऐसी 2zx देखो एक माइनस है इसमें तो माइनस में आएगा अंदर, बट बाहर माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा।
अब ये तीनों प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 2yz एक प्लस का और एक माइनस का, ये भी कट गया। बस ये एक तो एक्स वाई वाला टर्म बचेगा, 2 बार प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा, और एक्स जेड से जुड़ जाएगा, तो 4xy 4xz। तो फाइनल आंसर आपका 4xy + 4xz, ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x² + y² 49 है और x - y 3 है, तो आपको x³ - y³ निकालना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको x³ - y³ निकालना है। तो इसकी आइडेंटिटी देखो, जब अलग अलग पे क्यूब होता है ना, जब आपका क्यूब अलग अलग पे होता है तो आइडेंटिटी ये वाली होती है। एक आइडेंटिटी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है पूरे पे होल क्यूब, तब तो फॉर्मूला अलग लगेगा। एक इसका क्यूब, फिर इसका माइनस में इसका क्यूब, फिर -3x 2 बार, ये x 2 बार और y 1 बार, फिर प्लस x 1 बार और x 1 बार y 2 बार। अगर ये होल क्यूब होता है तो इससे खुलता है फॉर्मूला, बट अगर ये अलग अलग पे क्यूब है तो ये वाला फैक्टर वाला मेथड होता है, फैक्टराइज वाला तरीका होता है ये। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला याद करो। जब ये अलग अलग पे क्यूब होगा तो x - y, फिर अंदर ब्रैकेट x 2 बार y भी 2 बार और फिर xy। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है और ये सारे प्लस के होते हैं। और अगर इसी आइडेंटिटी में यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया तो ये प्लस का होगा, बट जो xy वाला टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, ये याद रखना। तो ये वाला फॉर्मूला अलग है जब होल क्यूब होता है, और जब अलग अलग पे क्यूब होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। और प्लस के लिए यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस आइडेंटिटी में और इसमें। अब आपको देखो, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था x - y 3, ये भी दे रखा है आपको 49, बट ये कैसे निकालोगे? तो इसको निकालना मेन है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी, ये तो पता चल गई इसकी आइडेंटिटी ये होती है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता। तो हम इसको किसकी हेल्प से निकालेंगे? देखो, इसको हम क्वेश्चन में हमको ये 2 दिया हुआ है ना, तो हम इन दोनों की हेल्प से ना x y निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मेरे को ये x - y 3 दिया है और मेरे को इसकी हेल्प से ये निकालना है, तो कैसे निकालते थे हम? इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये आ जाए। तो x - y पे स्क्वायरिंग करी तो इधर करी तो इधर भी करनी पड़ेगी दोनों साइड। तो इस पर स्क्वायर करूँगी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, इस पूरे पे होल स्क्वायर किया ना, तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, इस पर भी स्क्वायर करो 9। अब इसको ये हमें पता है यहाँ पे कितना है, ये 49, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह कितना रख दिया 49। इससे क्या होगा, हमारा ये xy निकल जाएगा। तो -2xy एज इट इज़ इक्वल टू 9। अब ये 2xy को यहीं रखो, माइनस में है, और 49 यहाँ प्लस में, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 9 - 49 40 होता है, साइन बढ़ेगा, मैंने बोला है प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो इसमें माइनस का साइन। अब माइनस से माइनस कट गया। फिर हमें तो xy चाहिए, तो xy निकालने के लिए 2 को डिवाइड कर देना, तो 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20। तो ये अब xy आ गया ना इन दोनों की हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे, इस xy की वैल्यू अब लास्ट में यहाँ पे रख देंगे 20, क्योंकि ये दोनों तो पता थी। अब ये प्लस करो तो 69 और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 207 इसका आंसर आएगा। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया और आइडेंटिटी समझ आ गई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और प्लेलिस्ट के सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प मिलेगी फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे और सेक्शन ई भी कंप्लीट करेंगे। तो ये सेक्शन ई के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको इन सब का सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। और इसके अलावा DOE का दूसरा सैम्पल पेपर भी है, 2 क्वेश्चन पेपर DOE ने रिलीज़ की है, प्रैक्टिस पेपर ऑफिशियली। तो आपको वो दूसरा पेपर भी जल्दी जल्द मिलेगा, बट वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट के सेक्शन को ज़रूर देखिए। इसके सेक्शन डी और ई को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे।